हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं धीरज द्वितीय सेमेस्टर मैथ सिलेबस और आज हम लोग देखेंगे समीकरण तथा सर्वसमीका का अर्थ क्या होता है और इस पे कुछ उदाहरण भी देखेंगे। इसको कह रहा है मीनिंग ऑफ इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, यानी कि इक्वेशन एंड आइडेंटिटी का हमको मीनिंग देखना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को पढ़ेंगे कि इक्वेशन होता क्या है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है समीकरण, समीकरण को इक्वेशन कहा जाता है। अब इसका परिभाषा देखते हैं तो बीजीय व्यंजकों की समानता दर्शाने वाला गणितीय कथन समीकरण कहलाता है। तो इस परिभाषा को आप याद कर लीजिएगा, अगर आप एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो अच्छे से आप लिख लीजिएगा कि बीजीय व्यंजकों की समानता दर्शाने वाला गणितीय कथन समीकरण कहलाता है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें कह रहा है समीकरण में बराबर के चिन्ह के बाईं ओर वाला व्यंजक बायां पक्ष तथा दाईं ओर वाला व्यंजक दायां पक्ष कहलाता है। तो समीकरण में दो सिंबल होते हैं, एक जो इक्वल होता है या बराबर वाला चिन्ह होता है, तो इसके दायां वाला पक्ष दायां पक्ष और बायां वाला पक्ष बायां पक्ष कहलाएगा। अब कह रहा समीकरण में स्थित अक्षर संख्या चर या अज्ञात राशि कहलाती है, ठीक है ना। तो समीकरण में जो स्थित अक्षर संख्या होती है वह चर या अज्ञात राशि कहलाती है। अभी हम इसको समझेंगे। और तीसरा कह रहा है बीजीय समीकरण को निम्न रूप में प्रदर्शित करते हैं, जैसे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी। तो यह जो है एक बीजीय समीकरण बन जाता है। और इसी में जो एक और आता है स्थित अक्षर संख्या, यानी कि ए और सी जो है इसको क्या कहा जाता है, अज्ञात राशि कहा जाता है। नहीं, ये जो यक्स होता है, ठीक है, यक्स जो होता है इसको जो है अज्ञात राशि यानी कि अक्षर संख्या कहा जाता है। और यहाँ पे बराबर के इधर वाला चिन्ह दायां पक्ष और इधर वाला चिन्ह बायां पक्ष होता है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे दे भी दिया ए एक्स प्लस बी इक्वल टू बायां पक्ष और सी इक्वल टू दायां पक्ष है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है यक्स जो है एक अक्षर संख्या होती है, जैसा कि यहाँ पे बताया है। यक्स जो है एक अक्षर संख्या होती है जिसको चर राशि कहा जाता है, तथा ए बी तथा सी जो है अंक संख्या होती है जिसको अचर राशि कहा जाता है। तो इस बात को भी हमेशा याद रखिएगा कि जो अज्ञात राशि होती है उसको अक्षर संख्या यानी कि चर राशि कहा जाता है, और जो ज्ञात राशि होती है जैसे ए बी सी जो होती है उसको अंक संख्या यानी कि अचर राशि कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब चौथा कह रहा है समीकरण में समानता का चिन्ह जो बराबर होता है समानता को दर्शाता है, जबकि तीर का चिन्ह जो होता है सूचित करता है या तुल्यता को व्यक्त करता है। इसको हम आगे देखेंगे। अब चौथा समझाया है समीकरण में स्थिर संख्याओं को बराबर चिन्ह के एक ओर से दूसरी ओर ले जाने को पक्षांतर कहते हैं। जैसे कि ये जो बराबर होता है यहाँ ए प्लस बी लिखा है और यहाँ सी प्लस डी लिखा है। तो समीकरण में स्थिर संख्याओं को बराबर चिन्ह के, ठीक है ना, एक ओर से दूसरी ओर ले जाने को पक्षांतर कहते हैं। जैसे बी को हम इधर ले जाएंगे तो इसको पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो पक्षांतर करने पर संख्याओं के चित्र निम्न अनुसार बदल जाते हैं। कहने का मतलब ये है ए प्लस बी लिखा है, अगर बी को इधर पक्षांतर करेंगे इसका चिन्ह जो है बदल जाएगा, प्लस का माइनस में हो जाएगा। जैसे प्लस का माइनस में हो जाता है चिन्ह, माइनस का प्लस में हो जाता है, गुणे का भाग में हो जाता है और भाग का गुणे में हो जाता है। कब? जब हम संख्याओं को पक्षांतर करते हैं, ठीक है। इसको अभी हम आगे एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। कुछ और भी स्मरणीय तथ्य है जिसको हम देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है चर राशि का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करे समीकरण का हल या मूल कहलाता है। यानी कि चर राशि का अर्थात चर राशि का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करे समीकरण का हल या मूल कहलाता है। अब दूसरा करा दिए हुए रेखीय समीकरण के दोनों पक्षों में आवश्यकता अनुसार संख्या जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे कि दिया हुआ रेखीय समीकरण है, जैसे ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी है। तो यह जो है रेखीय समीकरण है, तो इसके दोनों पक्षों में आवश्यकता अनुसार हम संख्या को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा करो दिए हुए रेखीय समीकरण के दोनों पक्षों में आवश्यकता अनुसार संख्या का गुणा या भाग भी कर सकते हैं। जैसे यह दिया हुआ रेखीय समीकरण है तो इसके दोनों पक्षों में हम गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा।
अब आगे कह रहा समीकरण के प्रकार। तो आइए देखते हैं समीकरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। समीकरण के प्रकार को टाइप्स ऑफ इक्वेशंस भी कहा जाता है। तो कह रहा समीकरणों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें पहला क्या होता है, पहला है सरल समीकरण। सरल समीकरण को रेखीय समीकरण भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। दूसरा होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जिसमें दो घात होते हैं, और सरल समीकरण अथवा रेखीय समीकरण में एक घात होता है। तो जो द्विघात समीकरण होता है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। यहाँ पे द्विघात का मतलब होता है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो यह जो है एक प्रकार का द्विघात समीकरण होगा। और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी, यानी कि यह जो चर राशि है एक्स पे एक घात है, इसीलिए यह सरल समीकरण या रेखीय समीकरण होगा। दूसरा जो है यह चर राशि एक्स है, इस पर दो घात है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण होगा। तीसरा है त्रिघात समीकरण, जिसे क्यूबिक इक्वेशन कहा जाता है। इसमें तीन घात होगा, जैसे कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो इसको जो है त्रिघात समीकरण कहते हैं। चतुर्घात समीकरण जो होता है इसमें एक्स पे चार घात लग जाता है, जैसे एक्स पे 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी कि सबसे पहले वाला देखते हैं, जिस पे सबसे अधिक घात होता है उसी को हम देखते हैं। तो पहले वाले में एक घात है, इसीलिए सरल समीकरण या रेखीय समीकरण। दूसरे वाले में दो घात हैं, इसीलिए द्विघात समीकरण। तीसरे वाले में तीन समीकरण है, इसीलिए त्रिघात समीकरण। चौथे वाले में चार घात हैं, इसीलिए इसको चतुर्थघात समीकरण। और पाँचवा है n घातीय समीकरण, जैसे एक्स पे n प्लस ए एक्स पे n माइनस वन प्लस बी एक्स पे n माइनस टू एंड सो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है n घातीय समीकरण कहेंगे। अब बारी बारी से सबका परिभाषा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है सरल रेखीय अथवा रेखीय समीकरण, जिसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। तो इसका परिभाषा इस प्रकार है, यदि समीकरण में स्थित एकमात्र चर की अधिकतम घात एक हो तो वह एक चरीय रैखिक अथवा एक घातीय समीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है 5x प्लस 6 इक्वल टू 3 ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी। कहने का मतलब है यदि समीकरण में स्थित एकमात्र चर, ठीक है ना, समीकरण में स्थित एकमात्र चर यक्स की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, तो वह कौन सा समीकरण कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है। हम दूसरा देखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को वर्ग समीकरण भी कहा जाता है। इसका कारण वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की महत्तम घात 2 होती है उसे अज्ञात राशि का वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण कहते हैं। अर्थात यह जो है अज्ञात राशि कौन है, चर x है। चर x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2, ठीक है। तो यदि चर x की अधिकतम घात 2 होती है तो यह जो है द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहलाएगी, जैसा कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अब तीसरा है त्रिघात समीकरण। तो वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की महत्तम घात 3 होती है उसे अज्ञात राशि का त्रिघात समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ अज्ञात राशि जो x है इसकी जो अधिकतम घात है वह 3 है। अब चौथा कह रहा है चतुर्थघातीय समीकरण। इससे इसका परिभाषा है वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की महत्तम घात 4 होती है उसे अज्ञात राशि का चतुर्थघातीय समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0 है। तो इसमें अज्ञात राशि जो x है इसकी अधिकतम घात 4 है, इसीलिए यह जो है चतुर्थघातीय समीकरण कहलाता है। पाँचवा है n घातीय समीकरण। n घातीय समीकरण क्या होता है, तो आइए देखते हैं। ऐसा व्यंजक जिसमें अज्ञात राशि की महत्तम घात n हो, महत्तम का मतलब अधिकतम घात n हो, तो n घातीय समीकरण कहलाता है। जैसे a0 x पे n प्लस a1 x पे n माइनस वन प्लस a2 x पे n माइनस टू एंड सो ऑन an तक जाएगा, ठीक है। जहाँ a0 a1 a2 एंड सो ऑन an अंक संख्याएँ होंगी, n पूर्णांक है और a0 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जीरो का मान 0 के बराबर नहीं है, इसे n घातीय बहुपद भी कहेंगे। अर्थात ऐसा ज्ञात राशि चर राशि जिस पर अधिकतम घात n हो उसको n घातीय समीकरण कहेंगे।
तो उम्मीद है कि समीकरण और समीकरण के प्रकार आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे के वीडियो में हम देखेंगे सर्वसमीका क्या होता है, जिसको आइडेंटिटी कहा जाता है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसको समझेंगे। तो आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।